अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो जो है एक दफ़ा दोबारा रिवीजन के तौर पे गो थ्रू कर लेते हैं, जिसके अंदर हमने जो है पैरेलल परपेंडिकुलर कंडीशंस को पढ़ा था। आज जो है पैरेलल परपेंडिकुलर कंडीशंस को थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं और उसके साथ साथ जो है हम जो है पास्ट पेपर स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसके अंदर हमारे पास मिड पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला, स्लोप, ग्रेडियंट, इसी तरीके से आपके पास इक्वेशन फॉर्मिंग और फिर आपके पास जो है पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस, ये सारी चीजें जो है एक साथ कंबाइन होकर पास्ट पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनकी सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम गो थ्रू ये किया था कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के पैरेलल लाइंस होती हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं। अगर मैं यहाँ से ये कहता हूँ कि ये एक पैरेलल लाइन है और दूसरी पैरेलल लाइन आपके पास आ रही है इसी ब्लैक लाइन के, उसे ये आ गई। इनको नेम्स दे देते हैं कि फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल आपके पास ये हो गया ए, ये हो गया आपके पास बी, ये आपके पास हो गई सी और ये आपके पास हो गई डी। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली है क्या चीज के ए बी जो है वो आपके पास क्या है, पैरेलल है किसके, सी डी के पैरेलल है। तो हम यहाँ पे क्या चीज कहेंगे कि जब ये दोनों पैरेलल हैं तो हमारे पास जब ग्रेडियंट फाइंड आउट करने की बात की जाती है, इफ वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ सिंगल ग्रेडियंट ऑफ अ सिंगल लाइन, यानी अगर फॉर एग्जांपल m1 मेरे पास मौजूद है 3 और m2 आपसे बोला जाता है फाइंड आउट करने के लिए, तो आप यहाँ पे क्या काम करते हो, आप ये कहते हो कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो फॉर्मूला ये होता है m1 इज इक्वल्स टू m2। दैट मीन्स कि अगर मैं m1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ 3 और m2 आप वैसे ही लिख देते हैं, तो m2 हमारे पास कैलकुलेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ये स्लोप आपके पास गिवन होगी। इट डिपेंड्स, हर दफा स्लोप गिवन नहीं होगी। हो सकता है किसी तरीके से आपके पास फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट गिवन हो कि मैं कह दूं ए की वैल्यू आपके पास 3,4 है और सिमिलरली फिर बी की वैल्यू हमारे पास जो है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, -1,2 है। ठीक है, जब ये हमारे पास होगा तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काम करना क्या है कि यहाँ पे आपने जो है स्लोप कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला विच इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये ग्रेडियंट का स्लोप का फॉर्मूला है। जब आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे आपका स्लोप निकल के आ गया, लेट्स सपोज आपका स्लोप यहाँ पे आ जाता है 2। जब आपके पास यहाँ पे m1 इज इक्वल्स टू 2 आ गया तो आपको ये पता चला कि क्योंकि हमारे पास जो है पैरेलल लाइन की कंडीशंस लग रही हैं, तो m1 बराबर है किसके, m2 के बराबर है। जब m2 के बराबर है तो m2 जो ऑटोमेटिकली है वो आपके पास किसके बराबर हो गया, यहाँ पे 2 के बराबर हो गया। ये आपके पास कब कंडीशंस अप्लाई हो रही होती हैं, जब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, सिमिलरली जो नेक्स्ट हमने चीज पढ़ी थी वो हमारे पास क्या था कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, यहाँ पे बेटा एक चीज का ध्यान आपने रखना है कि मैंने यहाँ कहीं आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आपके पास लाइन है वो परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन का जो एंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज मेक 90 डिग्रीज। ठीक है, बाइसेक्टर क्या चीज होती है कि अगर कोई लाइन दूसरी लाइन को इक्वली दो हिस्सों में ब्रेक करे, लेट सपोज कि मेरे पास जो ब्लैक वाली लाइन है इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूं, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एग्जैक्टली यहां से बनेगा अपवर्ड या मेरे पास डाउनवर्ड, जो मेरे पास ये फॉर 90 डिग्री बना रहा होगा और ये भी 90 डिग्री बना रहा होगा। बट मेक इट शो कि यहां से लेके यहां तक का जो हमारा डिस्टेंस है, लेट सपोज ये अगर फॉर एग्जांपल 3 है, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल आल्सो बी 3। तो इस लाइन ने बेसिकली जो ऊपर वाली जो ब्लैक लाइन थी उसको इक्वली दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। दैट इज नोन एज द बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि ये 90 डिग्रीज को बना रहा है। सही है, अब हमारे पास ये है कि हमारे पास क्योंकि जो दूसरी लाइन की बात कर रहे हैं जो रेड लाइन से मैंने शो की हुई है, दैट इज नॉट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बट इट इज द परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसके अंदर भी यही कुछ बात है कि अगर मेरे पास दो लाइंस जो है, एक लाइन गिवन है और उसकी परपेंडिकुलर लाइन में बनाता हूं, ठीक है, तो स्लोप क्या होगा हमारे पास। लेट सपोज अगर आपसे कहा जाता है कि हमारे पास यहाँ पे m1 जो है वो आपके पास 5 के बराबर है। अब वो ये कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर लाइन है उसे आप m2 कह दो, उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। सो इट इज बीन कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज m1 मल्टीप्लाई बाय m2 विच इज इक्वल्स टू -1। ये आपके पास लगता है। ठीक है, तो m1 की वैल्यू यहाँ पे है 5 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। अब हमारे पास जब यहाँ पे m2 इज इक्वल्स टू 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, नीचे आके डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर -1/5 विच इज बेसिकली द आंसर ऑफ m2। यानी ये हमारे पास जो है सेकेंड लाइन का जो ग्रेडियंट है वो कैलकुलेट हो गया जो है -1/5।
ठीक। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे ये बोला जाता है, कहीं भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और उसके अंदर आपके पास ये आता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर, वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया, परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ठीक है, तो उसके अंदर जो आप यूज करोगे स्लोप का फॉर्मूला, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि हमने स्लोप के फॉर्मूले इक्वेशन बनाने के लिए दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक इधर यू कैन यूज एम वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और दूसरा हमारे पास जो था वो कौन सा हमने पढ़ा था, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये दोनों हमने फॉर्मूले पढ़े थे और ये दोनों एक ही कंडीशंस पे अप्लाई होते हैं जब एक स्लोप और एक कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि या तो आप फर्स्ट यूज कर लो या सेकंड यूज कर लो, बट इन बोथ केसेस आपके पास जो यहाँ पे एक ग्रेडियंट की वैल्यू है, क्योंकि परपेंडिकुलर की बात की गई है तो आपने परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला यूज करके आपने जो है जो वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करके अपनी इक्वेशन को फॉर्म करना है। क्लियर? यहां तक कोई मसला बेटा, कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ आई? गुड, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बात हो गई पैरेलल, परपेंडिकुलर और कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। प्रीवियस टॉपिक्स हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, सही है। आज का जो हमारा बेसिक टारगेट है वो हमारे पास ये कि पास्ट पेपर से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन हमारे पास सीआई के अंदर आते कैसे और उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर वन आपके पास है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर वन के अंदर आपसे ये कहता है अलाइन सेगमेंट ए बी जॉइंस ए एंड बी। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज बेसिकली अ लाइन सेगमेंट। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं जिसके दोनों एंड्स पे मैं एरो लगा देता हूं लाइक दिस, ठीक है, दिस इज नोन एज अ लाइन। ये याद रखना, हम लोग जो है बुक्स में अक्सर यूज हुआ हुआ होता है कि हमारे पास जो है अ लाइन हैविंग द टू पॉइंट्स, बेटा वो आपके पास बेसिकली लाइन को नहीं, वो लाइन सेगमेंट को बता रहे होते हैं। क्योंकि हमने हम अगर जब भी जनरल बात भी करते हैं तो सेगमेंट का मतलब ये होता है किसी बड़ी चीज को पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना, उसे सेगमेंट कहा जाता है। तो लाइन सेगमेंट का मतलब ये होता है ये जो गिवन पूरी लाइन है जिसके नॉन स्टॉपेबल पॉइंट्स यानी नॉन एंडिंग पॉइंट्स हैं, कि वो कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, उसकी हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट्स उठा लिए, लाइक ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक हमने वैल्यू उठा ली। तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल ए था और ये आपके पास आ गया बी, तो हमारा जो पूरी लाइन बन गई, वो जो लाइन आई वो कौन सी आ गई, दिस इज योर लाइन। ये आपके पास ये लाइन आ गई जो हम यूज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली दिस इज द लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लाइन। अब इन्होंने ये कहा कि लाइन सेगमेंट ए बी हैविंग द कोऑर्डिनेट्स, आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। एक आपके पास जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,2, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट आपके पास मौजूद है दैट इज -1,10। ये आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट मौजूद है। ठीक है, वो आपसे ये कहते हैं कि पार्ट ए के अंदर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट आपने कैलकुलेट करना है सबसे पहले ए बी का। सेकंड चीज जो आपसे वो ये कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ओके, पार्ट बी के अंदर आपसे जो कहा जाता है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इक्वेशन आपने फॉर्म करनी है ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। ये दो आपने यहाँ पे काम करने हैं, सही है। जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास जो है मिड पॉइंट निकालने की जो फॉर्मूले होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ आपके पास लाइन ए बी के मिड पॉइंट निकालने के फॉर्मूले, तो हमारे पास पार्ट ए करने के लिए एक्स जो कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किया जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल्स x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली आपके पास जो नेक्स्ट बात की जाती है वो आपके पास क्या है, y इक्वल्स y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2।
अब आपके पास यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा तो x की जो वैल्यूज हैं वो आप, अच्छा इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपने x1 y1 किसे लेना और x2 y2 किसे लेना है, ठीक है। x1 हमारे पास यहाँ पे जो मौजूद है, लेट सपोज के मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 2। सिमिलरली x2 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 10। जब मैं यहाँ पे वैल्यूज अपनी सब्सटीट्यूट करूंगा तो x1 का आंसर आ गया 3 प्लस x2 का जो आंसर आया वो क्या है, -1। तो प्लस माइनस माइनस इट विल बी -1 डिवाइडेड बाय 2। सो द x का कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा वो 3 - 1 इज 2 और 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। सो द वैल्यू ऑफ x इज 1। सिमिलरली जब y की यहाँ पे बात की जाएगी तो y के अंदर हमारे पास क्या चीज है, y1 की वैल्यू है 2 और ये हमारे पास जो है y2 की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 2। आप लिखोगे इट विल बी 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6। तो यहाँ पे जो x और y के कोऑर्डिनेट्स आपके पास मिड पॉइंट के आए वो कौन से आ गए, 1,6। डन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जिसके अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की यहाँ पे बात की जा रही है, सही है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम किस तरीके से यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, हमें ये पता है कि जब भी इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म की जाती है, सही है, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आप क्या कर रहे होते हो, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की कंडीशन यहाँ पे लगाई जा रही होती है, ठीक है। क्योंकि पार्ट बी की बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं डेफिनेटली स्लोप की बात हो रही है। तो आपने सबसे पहला क्या काम करना है कि यहाँ पे ए बी का स्लोप कैलकुलेट कर लो। जब मैं ए बी का यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करूंगा तो स्लोप कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब y2 की जो यहाँ पे वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 10 - 2 डिवाइडेड बाय x2 - x1 दैट इज -1 - 3। जब आप इसे सॉल्व करोगे 10 - 2 विल गिव यू 8 डिवाइडेड बाय -4 एंड द आंसर इज -2। ये जो हमारे पास ग्रेडियंट आया ये इस लाइन का निकल के आया, बट दे आर आस्किंग अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है परपेंडिकुलर का जिक्र है, तो अगर मेरे पास m1 जो आया है वो -2 के बराबर आया तो ऑटोमेटिकली जो m2 होगा वो जब मैं फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करूंगा, जो फॉर्मूला आपके पास है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स -1, तो मेरे पास फॉर्मूले में वैल्यूज रखने के बाद जो आएगा आंसर m2 का वो आ जाएगा 1/2। ये हमारे पास जो है वो क्या आ गई, m2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब देखो मोस्टली स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि उन्होंने ये देखा यार स्लोप हमारे पास कैलकुलेट हो गया, y और x हमने सब्स्टिट्यूट करना है। वो काम क्या करते हैं कि आपके पास इन दोनों कोऑर्डिनेट जो आपके पास 3 2 और -1 10 है, इनमें से कोई भी कोऑर्डिनेट उठा के यहाँ पर इस y और x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और अपने आंसर को कैलकुलेट कर लेते हैं, बट दे आर मेकिंग इट रॉन्ग। वजह यह है कि वहां पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो परपेंडिकुलर सिर्फ नहीं हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये देखो पार्ट बी में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जिक्र है, दैट मींस कि आपने वो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं जो बेसिकली बाइसेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं, और बाइसेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं वो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, जो आपके पास क्या चीज है 1,6। सही है, तो आप जो कोऑर्डिनेट यूज करोगे वो कौन से करोगे, यहाँ पे 1,6। जब आपने 1,6 यहाँ पे कोऑर्डिनेट यूज किया, अब आपके पास वही दो इक्वेशन के चांसेस हैं, या तो आप y इज इक्वल टू mx प्लस c लगा दो, या आप y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 की कंडीशन लगा दो, ठीक है। तो लेट सपोज अगर मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c अप्लाई करता हूं तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दूंगा, मैं रख दूंगा 6 इज इक्वल्स टू, अच्छा अब आपके पास जो यहाँ पे स्लोप है वो स्लोप क्या है हमारे पास 1/2, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी प्लस c। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2c। ये मैंने एलसीएम डायरेक्ट ले लिया। जब आप इसे सॉल्व करोगे सी का आंसर जो आएगा 12 - 1 आपके पास क्या होता है 11 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो सी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई आपके पास 11 डिवाइडेड बाय 2। ये सी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। नाउ एट द एंड व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सी एंड स्लोप इन द गिवन इक्वेशन। तो इक्वेशन के अंदर जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y का जो आंसर आया y इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ m इज 1/2। तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया x प्लस c की वैल्यू जो आ गई वो आपके पास क्या आ गई 11/2 आ गई। क्योंकि यहाँ पे एलसीएम सेम है वी कैन डायरेक्टली शिफ्ट द वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू x प्लस
11. This is your required equation. आई होप कि बेटा आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से कि हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। जी बेटा, यू कैन आस्क, जो पूछना है, क्या प्रॉब्लम है? ओके बेटा, आपका क्वेश्चन ये है कि सर y को 2 क्यों किया। लेट मी सी कि मैंने y को 2 कहाँ किया है। कि y 1 रहना चाहिए। अच्छा ओके, देखो बेटा, बात ये बेसिकली होती है कि y आप 1 रखो, y आप 2 रखो, इसका कोई इशू नहीं है। आपने बेसिकली करना ही होता है, जब मैं फाइनल इक्वेशन बना रहा होता हूँ तो एक जनरल और पैटर्नाइज फॉर्मूला ये होता है कि हमने डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है। तो जब डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करोगे, जो 2 होल डिवाइड में आ रहा है उसे मल्टीप्लाई बाय y कर दोगे। जब y से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन बन जाएगी 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 11। ये आंसर भी सही है। और अगर आप यहाँ पे इसे छोड़ते हो y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 11/2, ये भी परफेक्ट आंसर है। क्योंकि लेकिन हम ये कर रहे होते हैं क्योंकि सीआई के अंदर आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन द फॉर्म जनरल फॉर्म में देना होता है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए उसे लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्लियर? बिल्कुल, फ्रैक्शन फॉर्म भी सही होगा, लेकिन क्यों किसी को जो है अपने जो एग्जामिनर उसे मौका देना कि वो जो है उसकी नजर में आपका क्वेश्चन जो है मतलब लीलियंसी की फॉर्म इख्तियार करे। आपने ये काम करना है, आप उसे क्यों लूज बॉल दे रहे हो जब आपको एक चीज का पता है कि मैं मल्टीप्लाई एलसीएम के ले जाके कर सकता हूं, तो आप कर दो। डिनोमिनेटर रिमूव करने में कोई मसला तो नहीं है ना आपको, जब आपको पता है कि एलसीएम मेरे पास दोनों में 2 है, अलग से एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, तो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में कितनी देर लगेगी। मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर रिमूव करोगे तो एक पूरी इक्वेशन की जनरल पैटर्न आता है। देखो बेसिकली होता क्या अब्दुल्ला आपके पास कि अगर मैं क्वेश्चन सेंटर में देखो, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे विद द रेड पेन, हमारे पास जो होता है क्या होता है, वो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द मोस्ट जनरल पैटर्न ऑफ फॉर्मिंग द इक्वेशन। ठीक है, यहाँ कहीं डिनोमिनेटर में कोई मेरे पास टर्म नहीं है, तो हमारी कोशिश ये होती है जो आंसर है वो भी इसी फॉर्म में आए, डिनोमिनेटर में अपॉन में हमारे पास यहाँ पे कोई टर्म और सी के नीचे कोई टर्म ना आए। ठीक है, इस वजह से हम लोग ये कर रहे होते हैं कि जनरलाइज पैटर्न में उसे नोट डाउन कर रहे होते हैं। क्लियर? ओके बेटा, कॉपी डाउन कर लो इसे जल्दी से, उसके बाद शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके बेटा, मूविंग ऑन। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है अक्टूबर नवंबर 2018, 2012 और 2020। यानी आपके पास कहने का मकसद है कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उस वो क्वेश्चन आपके पास 2018, 2012 और 2020 के अंदर आया है, अक्टूबर नवंबर के अंदर। बट क्वेश्चन करवान जो क्वेश्चन आया वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया, विद द डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ आपके पास, यहाँ मेरे पास जो आया है वो आया है आपके पास अक्टूबर नवंबर के अंदर आया है आपके पास 12, 18 और 20। ठीक है, इसके अंदर आपके पास ये आया है। क्वेश्चन आपके पास क्या है, P इज अ पॉइंट, P हमारे पास पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 4, एंड Q इज द पॉइंट 5, 1। और जो Q हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास 5, 1।
ये हमारे पास है। पार्ट ए के अंदर कह रहा है आपके पास m इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। ये आपने करना है काम। सेकंड के अंदर वो ये कह रहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू, दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ पी क्यू, m आपने फाइंड आउट करना है। पार्ट सी के अंदर वो आपसे ये कहता है कि आपके पास r इज द पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट आपके पास है -6,0, एक नया कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है। और O इज द ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 0,0, ये O के कोऑर्डिनेट्स हैं। वो ये कह रहा है विच ऑफ द पॉइंट्स R और P इज क्लोजर टू O, इज क्लोजर टू O, शो योर वर्किंग। सही है। तो आपने ये सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले एक चीज ये समझ लो बेटा, अक्टूबर नवंबर 12 18 और 20 का मकसद ये है कि जो क्वेश्चन आया है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है बट विद द सेम वैल्यूज, बट विद द डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। अब आपके पास जो काम है यहाँ पर, वो काम क्या है कि हो सकता है यहाँ पे आपके पास अगर 2012 2012 में पी क्यू है तो हो सकता है 18 में एम एन हो, या 2020 के अंदर जो आपके पास है वो क्या हो, के एल हो। कोई भी डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं विद द डिफरेंट वैल्यूज, सही है। तो मोस्ट कॉमन ये निकला कि हमारे पास तीनों क्वेश्चन जो पार्ट्स हैं ये कंबाइन होके जो बना है वो 2012 2018 और 2020 का पेपर बना था, सही है। यानी क्वेश्चन जो आया था इन तीनों ईयर्स में आया था। सो पार्ट ए के अंदर सबसे पहला काम क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट। क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, ये सही है। मैं सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा हूं, आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला यू ऑल नो दैट x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली y की बात करेंगे तो y की हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये आपने कैलकुलेट करना है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा, यू हैव टू टेल मी द आंसर्स, ठीक है। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी के अंदर आपके पास क्या, यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का फॉर्मूला यू ऑल नो दैट m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके जरिए आपने जो है अपना ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। पार्ट सी के अंदर, पार्ट सी बेटा थोड़ा सा समझ लो। पार्ट सी में उसने नया जो कोऑर्डिनेट है वो इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम आर है, -6,0 उसकी वैल्यूज है। अब उसने ये कहा कि ओ इज द ओरिजिन जिसकी वैल्यू है 0,0। वो कहता है कि जो कोऑर्डिनेट आर है और पी है इसमें से ओ के करीब कौन सा वाला कोऑर्डिनेट है। तो आप क्या काम करोगे, ओ से लेके आर तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करो फर्स्ट, और ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करो। दोनों के अंदर से जिसका डिस्टेंस मेरे पास कम निकल के आएगा, दैट इज ऑब्वियस कि वो वहां पे जो है ओ के ज्यादा करीब है मेरे पास, ठीक है। और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास पता है क्या चीज होती है, डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप सब्सटीट्यूट करो, मेक इट श्योर कि आपको ये पता होना चाहिए x1 y1 कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप ओरिजिन को x1 y1 ले लो, r को x2 y2। सिमिलरली ओरिजिन को x1 y1 ले लो और p को x2 y2। सेपरेटली दोनों के आप डिस्टेंस फॉर्मूले दोनों पे अप्लाई करोगे और दोनों की वैल्यूज मुझे बताओगे। लेट्स सी के कौन सा वाला ज्यादा करीब है ओरिजिन के, ठीक है। गिविंग यू ओनली 5 मिनट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन, और तीनों पार्ट्स के आंसर मुझे जल्दी से बताओ क्या निकल के आएंगे। ओके बेटा, वेटिंग फॉर द आंसर ऑफ पार्ट्स, और आपका पार्ट ए और बी मेरे पास आ चुका है। पार्ट सी जो है वो अभी तक आपका नहीं आया। सो बेटा 2 मिनट है खाली, जल्दी से जरा अटेम्प्ट करो पार्ट सी और मुझे बताओ कि डिस्टेंसेस दोनों के क्या निकल के आ रहे हैं। पार्ट सी बेटा, मुझे पार्ट सी के आंसर्स बताओ, पार्ट सी क्या निकल के आ रहे हैं दोनों के। देन वी विल डिस्कस ऑल द पार्ट्स वन बाय वन।
ओके अच्छा, पार्ट सी के अंदर ओपी का जो आपका आया है वो 5 यूनिट्स निकल के आया है, और ओ आर का जो आया है वो 5.09 यूनिट्स निकल के आया है। लेट्स सी के आपने सही किया है, गलत किया है, या किस तरीके से इसको आपने अटेम्प्ट किया है, अभी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पार्ट ए को डिस्कस करते हैं। पार्ट ए का जो आंसर आया वो आपका आया 1,3/2। अगर मैं यहाँ पे वर्बली अटेम्प्ट करता हूँ क्वेश्चन को, द वैल्यू ऑफ एक्स वन यहाँ पे मेरे पास जो मौजूद है दैट इज -3, और जो हमारे पास यहाँ पर ये आ गया -3, और ये आपके पास क्या मौजूद है, +5। ठीक है, जब मैं यहाँ से 5 - 3 करूंगा, 5 - 3 इज 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, यानी जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट आया वो तो बिल्कुल सही है। अब वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। वाई कोऑर्डिनेट आपके पास जो है यहाँ पर, वो यहाँ पे क्या है, पहली जो y1 की टर्म है दैट इज 4, और जो y2 की टर्म है आपके पास वो क्या है, 1। जब यहाँ पे प्लस करोगे तो 4 + 1 इज 5, 5 डिवाइडेड बाई 2 इज द आंसर, और आपका निकल के यहाँ पे आया है 3/2। सही है, ये हो गया गलत, यानी जो पार्ट बी आपने कैलकुलेट किया था वो गलत हो गया, जो वाई कोऑर्डिनेट बेसिकली आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो जो एम के आंसर्स हैं वो है 1,5/2। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या है, पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर आपने क्या करना है, ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। ग्रेडियंट के अंदर आपने वही अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, y2 - y1। जब आप वैल्यूज यहाँ पे रखोगे तो y2 - y1 आप ले लो, लेट सपोज 1 - 4, 1 - 4 आ गया, डिवाइडेड बाय x2 - x1, यानी 5 माइनस माइनस +3। तो आंसर जो आपके पास आया वो क्या आ गया निकल के यहाँ पे -3/8। बिल्कुल सही है ये आंसर आपका, जो स्लैब स्लोप कैलकुलेट हुई है बेसिकली वो बिल्कुल ठीक है। सही है, अब लास्ट बात करते हैं आपके पास जो डिस्टेंसेस का हमने जिक्र किया था। डिस्टेंसेस के अंदर जो आपका जिक्र आया है वो ओपी आपका कैलकुलेट हुआ है 5 यूनिट्स। अभी देख लेते हैं ओपी आपने किस तरीके से कैलकुलेट किया। लेट सपोज के ओपी के लिए आपने जो वैल्यूज ले ली ओरिजिन की, वो x1 और y1 आपने ले लिया 0 और 0। ठीक है, मैं x2 y2 की बात करता हूँ, यानी p कोऑर्डिनेट की सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो p कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस, और जो आपके पास x2 y है हमारे पास 4 है, यानी x2 की वैल्यू -3 हो गई और y2 की वैल्यू आपके पास 4 है। जब इसके ऊपर सॉल्व करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3 3 9 एंड 4 4 16 विच इज इक्वल टू 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 यूनिट्स। बिल्कुल सही है, ये आपके पास जो ओपी कैलकुलेट हुआ वो 5 यूनिट्स बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आपके पास ओ आर की। ओ आर के अंदर जो आपके पास डिस्कस है वही सेम फॉर्मूला लगाओगे, x2 - x1 प्लस y2 - y1, और सेपरेटली दोनों पे होल स्क्वायर है। x1 y1 हम वही ले लेते हैं, ओरिजिन 0 0, तो x2 y2 की वैल्यूज रखते हैं। x2 y2 की जो हमारे पास r का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0, -6, 0। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -6 का होल स्क्वायर, और 0 y2 की जगह पे तो 0 - 0 डायरेक्टली खत्म हो गया। सही है, तो ये 0 ही आ जाएगा। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये हो गया मेरे पास -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और ये आंसर आ गया मेरे पास 6 यूनिट्स। तो ओ आर की जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई वो क्या आ गई, 6 यूनिट्स। तो अगर मैं डिस्टेंसेस आपके देखता हूं तो ये 5 है और ये 6 है, दैट मीन्स पी इज मोर क्लोजर देन द ओरिजिन, क्योंकि हमारे पास जो 5 पी का ओपी का डिस्टेंस आया दैट इज 5, और ओ आर का 6 है। तो पी हमारे पास जो है वो मोर क्लोजर है किसके, ओरिजिन के। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे मेरे पास निकल के आया था 5.09, बी आंसर मेरे पास गलत है। सही है, ओ आर का जो हमारा आंसर आया है आपका वो 5.09 है, जो गलत है। ओ आर का आंसर 6 है। क्लियर? ओके बेटा, ओके बेटा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास अक्टूबर नवंबर 2018 और 2008 का है। हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी वैसा ही हमारे पास है कि इसी की मिलती जुलती वैल्यूज या इक्वेशंस आपके पास जो है दोनों ईयर्स के अंदर आई है। तो हमने लमसम जब दोनों उसको फाइंड आउट किया, टॉपिकल जब निकाले, तो उसके अंदर हमने फिर एक ही क्वेश्चन को जो है कंसीडर कर लिया दोनों ईयर्स के अंदर। सही, क्वेश्चन आपके पास सबसे पहले ये है कि लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग द इक्वेशन। एक लाइन एल है मेरे पास, सही है, वो परपेंडिकुलर है, ये लाइन एल है विच इज परपेंडिकुलर to the line having the equation 2y equals x plus 4। ये मेरे पास यहां पर है। सही है, वो ये कहता है
लाइन एल पासिस थ्रू द कोऑर्डिनेट्स, ये जो लाइन एल है ये कोऑर्डिनेट्स के थ्रू पास कर रही है और उस कोऑर्डिनेट की जो वैल्यूज हैं वो है 1,8। ठीक है, अब वो ये कहता है शो दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज इक्वल्स टू, पार्ट ए के अंदर आपके पास शो दैट का क्वेश्चन है जिसमें आपने ये प्रूफ करना है y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2x। ये इक्वेशन आपने प्रूफ करनी है पार्ट ए के अंदर। पार्ट बी के अंदर वो आपसे ये कहता है कि यूजिंग एन अलजेब्रिक मेथड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स, आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने। जब दो लाइंस आपके पास गिवन है, एक लाइन है 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 और दूसरी जो इक्वेशन आपके पास गिवन है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू 23 माइनस 2x। ये दो आपके पास मौजूद हैं, इसके अंदर आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या मुराद है कि वो पॉइंट्स जिस पे दोनों लाइंस आपस में मीट करती हैं, यानी x और y के वो कोऑर्डिनेट्स जिन पे दोनों लाइंस आपस में आके मीट करेंगी। ठीक है, तो ये दोनों आपने कैलकुलेट करने। पार्ट ए के लिए बेटा सिर्फ मैं 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट के अंदर जल्दी से आपने क्या काम करना है, यहाँ पे अपना y इज इक्वल टू mx प्लस c की कंडीशन लगा के आपने जो है कैलकुलेट करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन L, इक्वेशन ऑफ लाइन L। जो लाइन L है इसकी इक्वेशन आपने कैलकुलेट करनी है। तो लाइन L बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, इस गिवन इक्वेशन के। कोऑर्डिनेट आपके पास मौजूद है, आपने सिर्फ करना क्या है कि यहां से इस इक्वेशन से m1 कैलकुलेट करो। m1 कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूला लगाओ m1 मल्टीप्लाई बाय m2 वाला इक्वल्स -1 और यहां से m2 कैलकुलेट करो। सही है, m2 आपने कैलकुलेट करने के बाद m2 की वैल्यू और ये कोऑर्डिनेट्स ये दोनों उठा के y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में रखोगे, जो इक्वेशन फॉर्मिंग का फॉर्मूला होता है। और फिर आप मुझे जल्दी से बताओ कि क्या ये इक्वेशन इसके बराबर आ रही है पार्ट ए में या नहीं आ रही। ठीक है, और पार्ट बी में आपने क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है दोनों इक्वेशंस को, और इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद ईदर बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड आप लगा सकते हो। यहाँ पे दोनों लगा के आपने क्या काम करना है, यहाँ पर दोनों में से कोई भी लगा के आपने x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 मिनट में पहले इक्वेशन फॉर्म करके मुझे बताओ, उसके बाद पार्ट बी पे स्विच करना जल्दी से। ओके, मूविंग ऑन, हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास पार्ट ए का जो आंसर आया है वो क्या है। अच्छा देखो, बेसिकली हम जो है सबसे पहले यहाँ पे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास m2 जो निकल के आया वो क्या है। अगर लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ अपनी वैल्यूज को, तो m1 जो हमारे पास आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे m1 इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो m1 जो आ जाएगा वो आपके पास आएगा 1/2। अगर m1 की वैल्यू 1/2 आ रही है तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले में रखने के बाद m2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -2। दैट इज द परपेंडिकुलर, दैट इज ड्यू टू द परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, जो स्लोप आपके पास है वो -2 आ गई। अब ये वैल्यूज उठा के जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 8, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू -2, x इज 1 एंड प्लस c। सही है, तो ये जब हो जाएगा 8 -2 इधर है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, 8 + 2 इज इक्वल्स टू 10। तो c की जो वैल्यू आ गई वो 10 आ गई। जब आप वापस सब्स्टिट्यूट करते हो गिवन इक्वेशन के अंदर अपनी वैल्यूज को, तो y इक्वल्स m की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -2, x वैसे ही रहा और ये हो गया +10। और जब मैं इसे रीअरेंज करूंगा तो द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल्स टू, ये बन गई 10 - 2x विच इज बेसिकली द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये आपका आंसर तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। सही है, अब जो बात करते हैं वो हम करते हैं कि पार्ट बी के अंदर, जिसके अंदर आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना था। दो आपके पास कोऑर्डिनेट्स थे, एक आपके पास यहाँ पर है, अल्लाह भला करे, दो इक्वेशंस आपके पास मौजूद हैं। एक है आपके पास 2y इक्वल्स x प्लस 4 और सेकंड आपके पास है y इक्वल्स 23 माइनस 2x। आपने जो कोऑर्डिनेट्स निकाले वो आपके पास हैं, a x इज इक्वल्स टू 8.4 एंड b y इज इक्वल्स टू 6.2। यानी जो कोऑर्डिनेट आपके पास निकल के आए एक्स वाई के वो आपके पास क्या आ गए, 8.4, 6.2। अब देखो, मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मुझे क्या काम करना है, अपने आंसर्स को वेरीफाई करना है कि इधर दे आर राइट और रॉन्ग।
तो इनको वेरीफाई करने के लिए एक मेथड है, वो मेथड क्या है कि मैं अपनी इन वैल्यूज को वन बाय वन दोनों इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देता हूं। देखो, क्योंकि ये जो मेरी वैल्यूज निकल के आई है इंटरसेक्शन है किन दोनों इक्वेशंस की, किसी एक की नहीं है, सही है, किसी एक से कैलकुलेट नहीं हुई, दोनों इक्वेशन से की इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो आपके पास इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को डेफिनेटली इन दोनों इक्वेशंस में आंसर्स को फुलफिल करना चाहिए। यानी कहने का मकसद ये कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 जो ये वाली मेरे पास मौजूद है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन है उसके अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए, अगर मैं ये कोऑर्डिनेट्स वहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं। सही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जब वैल्यूज उठा के रखूंगा, तो बात करते हैं सबसे पहले इक्वेशन 1 की। इक्वेशन 1 में हमारे पास जो थी वो क्या है, यहाँ पर 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, 2y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6.2 इक्वल्स x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 8.4 प्लस 4। सही है। अब यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास क्या है वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 6.2, तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 12.4। सिमिलरली जब मैं इसको एडअप करूंगा तो 8 प्लस 4 इज 12 और इसका आंसर भी आ गया 12.4, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। तो ये वाला कोऑर्डिनेट फॉर द फर्स्ट इक्वेशन इज करेक्ट। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या चीज है, जो इक्वेशन है वो आपके पास है y इज इक्वल्स टू 23 माइनस 2x। अब आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो क्या है 6.2, तो 6.2 आपने रख दिया इज इक्वल्स टू 23 माइनस 2 और x की जगह क्या रख दोगे 8.4। अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है कि 6.2 इज इक्वल्स टू 23 माइनस, अब यहाँ पे 8.4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। जब 8.4 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16.8। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6.2 इज इक्वल्स टू 6.2, यानी ये जो मेरे पास है इस ये कोऑर्डिनेट सेकंड इक्वेशन को भी वेरीफाई कर रहे हैं। दैट मींस ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं दे दीज आर द आंसर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? समझ आती है बात कि आपने क्या किस तरीके से अपने आंसर्स को वेरीफाई करना है, इधर दे आर राइट और रॉन्ग। ठीक है बेटा, सही है। अब आपके पास लास्ट पास पेपर का क्वेश्चन है, उसे जज कर लेते हैं, एक दफा देख लेते हैं और उसके बाद फिर जो है इंशाल्लाह क्लास को एंड अप करते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ए इज द पॉइंट, मई जून आपके पास मई जून 2018 एंड 2010, 2010 का पेपर है ये, सही है, 2010 और 2018 में आया है मई जून के अंदर। तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि A is the point having the coordinates -4, -1, and B is the point having the coordinate 2, 2. And BC, which is equals to 4 -8। ठीक है, ये कहलाता है कॉलम वेक्टर। सही है, ये अभी आप पढ़ोगे, इसे क्या कहा जाता है, कॉलम वेक्टर। ठीक है, अब आपसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पार्ट ए के अंदर जो आपने काम करना है वो क्या करना है, मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है ऑफ ए बी। सेकेंड पार्ट में आपसे ये कह रहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए बी। आपने जो है स्लोप निकालनी है, यानी ग्रेडियंट निकालना है एम ऑफ ए बी। पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी के अंदर वो ये कह रहा है शो दैट बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। बी सी जो आपके पास है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी, लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है। सही है,
सबसे पहले काम ये करो, पार्ट ए और बी जल्दी से कैलकुलेट करो विद इन 2 मिनट्स और मुझे इनके आंसर्स बताओ। और इनके फॉर्मूले अब मैं नहीं लिखूंगा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मिड पॉइंट का क्या है, और आपको ये पता होना चाहिए क्रिएटिन का फॉर्मूला क्या है। जल्दी से ए बी कैलकुलेट करो, मुझे बताओ, उसके बाद पार्ट सी को डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, पार्ट ए जो हमारे पास था, मिड पॉइंट की वैल्यूज आपने मुझे बताई हैं, वो है -1, 1/2। तो -1, 1/2 वर्बली इसको चेक कर लेते हैं हम, कि जब हम यहाँ पे x1 और x1 प्लस x2 करेंगे तो -4 + 2 विल गिव यू -2, डिवाइडेड बाय 2 इज द आंसर -1, करेक्ट। और उसके बाद इसी तरह y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, तो -1 + 2 इज 1, 1/2 इज द आंसर, बिल्कुल सही है। पार्ट ए आपने सही कैलकुलेट कर लिया। पार्ट बी पे शिफ्ट करते हैं। पार्ट बी के अंदर आपके पास जो है वो क्या है, स्लोप का फॉर्मूला लगना था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। जब आप ये रखोगे तो x1 y1 किसी को भी आपने कैलकुलेट कर लिया, ले लिया, और x2 y2 किसी को भी ले लिया। तो ये आपके पास हो गया, लेट सपोज 2 + 1, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ठीक है। और ये हो गया आपके पास 2 + 4, तो ये बन गया 3/6। और आंसर जो आपके पास आया वो आ गया 1/2, बिल्कुल ठीक है। आंसर आपका जो आया 1/2 बिल्कुल सही है। पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी के अंदर सबसे पहले तो बेटा एक चीज समझ लो, ये जो लिखने का पैटर्न है, ये हमारे पास जो एरो शो करता है, दैट इज बेसिकली फॉर द वेक्टर जो डिस्टेंस को शो करता है, सही है। लेट सपोज, इसे एक थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी वेक्टर्स में इंशाल्लाह को समझाऊंगा किस तरीके से होता है ये। लेट सपोज ये एक मेरी लाइन बनी हुई है, सही है। तो हमें ये पता है कि ये लाइन जो है वो दोनों कोऑर्डिनेट्स के ऊपर लाई करता है। एक हमारे पास है वाई एक्सिस और एक हमारे पास है यहाँ पे एक्स एक्सिस, सही है। तो ये जो लाइन हमारे पास होती है, इस ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पे होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, तो ये आपके पास, इसको देखें तो ये एक्स एक्सिस भी आता है और ये वाई एक्सिस भी आता है। लेट सपोज इसको देखते हैं, तो ये आ गया आपके पास इस तरीके से वाई एक्सिस पे, और ये आ गया इस तरीके से आपके पास सपोज एक्स एक्सिस पे। तो हर पॉइंट इस लाइन का जो है वो कोऑर्डिनेट्स पे लाई कर रहा है एक्स और वाई के ऊपर। डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई के, लेकिन कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, सही है। अब आपके पास जो गिवन है वो बी सी है। सपोज अगर मैं इसी लाइन को नाम दे देता हूं बी और सी का, तो इसका जो डिस्टेंस आपके पास है वो आपके पास है 4 - 8। तो बेसिकली इसको जो लिखा जाता है, दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट और दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट। तो मैं इसे यूं भी लिख सकता हूं, 4, - 8, एक ही बात है। तो अब्दुल्ला, अगर आपके पास पेपर के अंदर इस तरीके से आता है कि कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ आता है, जिसमें 4 और -8 ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसे 4, - 8 भी लिख के कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया, जो हमारे पास डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट, यानी जो हमारे पास ये वेक्टर निकल के बेसिकली आया डिस्टेंस का, वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4, - 8 है, सही है। इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट है किसका, बी सी, जो हमारी लाइन थी, जो इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर हमारे पास आया, सही है। अब क्योंकि ये आपके पास एक्स है और ये आपके पास वाई है, तो हमें ये पता है कि स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अगर जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये कब लगता है, जब हमारे पास लेट सपोज के b के भी कोई कोऑर्डिनेट गिवन है और c के भी कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आप ये लगाओगे, ठीक है। और अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट जो हैं इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल कोऑर्डिनेट गिवन है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है राइज अपॉन रन। राइज अपॉन रन का मतलब ये कि राइज की जगह आप y की वैल्यू रखते हो और रन की जगह x की वैल्यू रखते हो। ये कब काम होता है, जब सिंगल कोऑर्डिनेट गिवन होगा, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये सिंगल एक कोऑर्डिनेट गिवन था, ठीक है। ये डिस्टेंस नहीं है, ये क्या चीज है मैं कह रहा हूं, कॉलम। ये डायरेक्शन को शो कर रहा है मेरे पास, ये कॉलम वेक्टर है और ये आपके पास सिंगल कोऑर्डिनेट है, सही है। जब ये मेरे पास सिंगल कोऑर्डिनेट है, तो आप यहां पे क्या लगाओगे, y/x लगाओगे, सही। तो y/x के अंदर आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -8। y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, 4, सही है। ये आपके पास इसकी कैंसिलेशन करोगे, यू विल गेट द आंसर -2। अब क्वेश्चन में उसने कहा क्या था, उसने कहा था बी सी इज परपेंडिकुलर, शो दैट बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। आपने प्रूफ करना है किसी एंड पे। तो आप क्या करो, आपने बी सी का निकाल लिया स्लोप। लेट सपोज बी सी को आपने कह दिया m1 और
ए बी को कह दिया m2, उसने कहा है प्रूफ करो कि ये -1 के बराबर है, क्योंकि परपेंडिकुलर कंडीशन यही होती है कि -1 के इक्वल हो। तो m1 की वैल्यू आपके पास क्या आई है यहाँ पे निकल के -2 मल्टीप्लाई बाय जो m2 यानी ए बी का निकल के आया था वो ये वैल्यू निकल के आई है, दैट इज 1/2 इक्वल्स -1। जब मैं यहां से कैंसिल करूंगा तो हमारा -1 इज इक्वल्स टू -1, ये आंसर निकल के आ गया हमारे पास। तो हमें ये पता चला कि ये आपके पास जो शो दैट की कंडीशन थी वो हमारे पास इस फॉर्म में भी आ सकती है कि आपके पास दो की जगह एक कोऑर्डिनेट होगा तो राइज अपॉन रन का यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे। मेक इट श्योर कि ये डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा लेंथ में होता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं एरो को देख के, शायद ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो ये हमारे पास जो है डिस्टेंस है। डिस्टेंस आपके पास सिंगल वैल्यू होती है, जैसे 2 मीटर्स, 3 मीटर्स, 100 मीटर, 10 मीटर्स। ये बेसिकली डायरेक्शन को शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन में ये वेक्टर जा रहा है या ये लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, हैविंग द सिंगल कोऑर्डिनेट 4, -8। तो जब सिंगल कोऑर्डिनेट होगा तो फॉर्मूला लगाओगे स्लोप का राइज अपॉन रन, यानी वैल्यू ऑफ y अपॉन वैल्यू ऑफ x। तो -8/4 करोगे, आंसर -2 आ जाएगा। उठा के सब्स्टिट्यूट जो करोगे इस गिवन जनरल इक्वेशन में रखोगे, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स -1। तो जब करोगे तो -1 इज इक्वल्स टू -1, आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई ये चीज। सही है, तो इनशाला जो है पास पेपर भी हमने 4, 5, 6 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए हैं क्लास के अंदर। बाकी पास पेपर से क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट खुद करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास होगा प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल, जो चैप्टर नंबर 13 है बुक 3 का। सही है, वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मेक इट श्योर कि बेटा ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसके पास पेपर्स भी, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, वो आप लाजमी अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, ठीक है अब्दुल्ला, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है मुलाकात होती है। और कोई क्वेरी होती है यू कैन डिस्कस मी ऑन द व्हाट्सएप। ठीक है।